नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 का नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है प्रोटॉन खोज। प्रोटॉन की खोज। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई थी समझो। इसमें क्या हुआ, जो ट्यूब हमने विसर्जन नली जो कल ली थी, सेम वही विसर्जन नली लेंगे हम एक, और भैया इसमें फिर हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे। एक इलेक्ट्रोड ये रहा, एक ये रहा, ठीक है जी। और इसको फिर एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे हम। बैटरी से कनेक्ट करने के बाद देखेंगे, इधर हम लगाएंगे निगेटिव चार्ज और इधर लगाएंगे पॉजिटिव चार्ज। तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन में हेल्प की थी, जो प्रोटॉन है उसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने। लेकिन यहां से जो रेज निकलती हैं इसकी खोज की थी गोल्डस्टीन ने। गोल्डस्टीन ने देखा कि जो ये वाली हमारी ट्यूब है इसको बोलते हैं विसर्जन नली। इसमें बहुत कम दाब था, जो प्रेशर था बहुत कम था, दाब बहुत कम था और ताप भी क्या था, कम। और एक अकेले गैस जो कि किसी धातु में रिएक्शन नहीं करती है, वो गैस इसमें भरी। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो देखा कि जो आपका एनोड है, इसको नाम दिया एनोड और इसको नाम दिया कैथोड। और उन्होंने देखा कि एनोड के सिरे से भी क्या निकलती है, किरण पुंज निकलता है। जो किरण पुंज निकल रहा है, इस किरण पुंज को नाम दिया उन्होंने कैनाल किरणें या धन किरणें। कैनाल या धन किरणें। बात समझ में आई? मैंने क्या बताया आपको कि गोल्डस्टीन ने क्या किया, एक विसर्जन नली ली। इस विसर्जन नली में 2 इलेक्ट्रोड लगाए, एक इधर एक इधर, जो कि छिद्र युक्त थे। क्या थे? छिद्र युक्त एनोड। एनोड बोलते हैं इनको, बोलते हैं एनोड बोलते हैं इसको। एनोड लगाए, लेकिन जो पोर्टर जो चार्ज होता है इस पे एनोड चार्ज पॉजिटिव से है और इस पे कैथोड नेगेटिव चार्ज कैथोड बोलते हैं इसको। छिद्र युक्त एनोड लगाए, ठीक है जी। अब इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। और यहां से क्या निकला, एक किरण पुंज निकला। इस किरण पुंज को नाम क्या दिया, कैनाल किरणें या धन किरणें। और इन कैनाल किरणों के किसी एक पार्टिकल पर, एक कण पर किसने रिसर्च की, रदरफोर्ड ने, और उसने उसको नाम दिया प्रोटॉन का। बात समझ में आई? अगर आप को कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि सर हमें यहाँ पे ये प्रॉब्लम आ रही है। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसको नोट्स की प्रॉब्लम आ रही हो, नोट्स चाहते हो, तो भी नोट्स आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। आप अपना फोन नंबर हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। क्या थी, गोल्डस्टीन ने सामान्य कैथोड के स्थान पर, सामान्य कैथोड के स्थान पर छिद्रयुक्त कैथोड का उपयोग करके, कैथोड का उपयोग करके विसर्जन नली का प्रयोग, विसर्जन नली का प्रयोग दोहराया। विसर्जन नली का प्रयोग दोहराया और देखा कि कुछ किरणें, और देखा कि कुछ किरणें छिद्रयुक्त कैथोड की पीछे, छिद्रयुक्त कैथोड के पीछे छिद्रयुक्त कैथोड के पीछे निकलकर
निकल कर दीप्ति, दीप्ति क्या होता है? ग्लो, शाइनिंग। दीप्ति उत्पन्न करती है, उत्पन्न करती है। उन्होंने इन किरणों को, उन्होंने इन किरणों को कैनाल किरणें, कैनाल किरणें कहा। इन्हें धन किरणें भी कहा जाता है, इन्हें धन किरणें भी कहा जाता है, क्योंकि ये किरणें धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। इसको एक बार रिपीट करते हैं। गोल्डस्टीन ने क्या किया? एक विसर्जन नली ली थी, उसमें 2 एनोड लगाए, कैथोड लगाए, ठीक है। उसको बैटरी से कनेक्ट किया और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद जो आपके कैथोड थे वो क्या थे? छिद्रयुक्त थे। छिद्रयुक्त होने के कारण उन्होंने विसर्जन नली में क्या लिया? जो गैस ली थी वो क्या ली थी? एक अक्रिय गैस ली थी, बहुत कम दाब था और बहुत कम प्रेशर था। गोल्डस्टीन ने सामान्य कैथोड के स्थान पर छिद्रयुक्त कैथोड का उपयोग करके विसर्जन नली का प्रयोग दोहराया और देखा कि कुछ किरणें छिद्रयुक्त कैथोड के पीछे निकलकर दीप्ति उत्पन्न करती है। दीप्ति क्या होती है? ग्लो होती है, शाइनिंग होती है। उन्होंने इन किरणों को कैनाल किरणें कहा, इन्हें धन किरणें भी कहा जाता है। आप इसको कैनाल किरणें कह दो या धन किरणें कह दो। क्यों कहा? क्योंकि ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। मेन चीज क्या है? धनावेशित कण। ये धनावेशित कणों से मिलकर बनी होती है। अब आगे क्या पढ़ेंगे? धनावेशित किरणों के गुण। गुण क्या है इनके? धन किरणों के गुण। सबसे पहला जो गुण है वो था, ये किरणें सीधी रेखा में चलती है। ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। अब देखो, यही बात हमने कल बताई थी, जो फर्स्ट वीडियो थी हमारी कैथोड किरणों की खोज, इलेक्ट्रॉनिक खोज, उसमें भी हमने फर्स्ट कैथोड किरणों के जब गुण पढ़ाए थे आपको, तो वहां पे भी ये लाइन निकालती है कि ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं और जो आपकी धन किरणें हैं ये भी सीधी रेखा में चलती हैं। तो दोनों में सेम पॉइंट है। ये किरणें, सेकंड पॉइंट है आपका, ये किरणें धनावेशित सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। उसके बाद आपका ये किरणें, थर्ड पॉइंट है, ये किरणें गैसों को आयनित करती हैं। इसका क्या मतलब है कि जो आपकी गैस होती है उन्हें क्या करती है? उन्हें आयनों में तोड़ती है, आयन्स में। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इन किरणों की भेदन क्षमता, इन किरणों की भेदन अक्षमता कैथोड किरणों से कम होती है। कैथोड किरणों से कम होती है।
जो कैथोड किरण होती है उनकी भेदन क्षमता अधिक होती है अकॉर्डिंग टू धन किरण या कैनाल किरणें। ये किरणें, लास्ट पॉइंट है हमारा, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं, ठीक है जी। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, इसको रिपीट करते हैं। यह किरणें सीधी रेखा में चलती हैं। यह किरणें धनावेशी सूक्ष्म कोणों से मिलकर बनी होती है, क्योंकि धन जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है उधर से निकलती है, इसलिए क्या हुआ, धनावेशित कोणों से मिलकर बनेगी। यह किरणें गैस को आयोनाइज करती है, आयनित करती है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयोनाइज। अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आप हिंदी में ना समझ के अगर इंग्लिश में समझोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आयनित बच्चे सोचते रहते हैं कि आयनित क्या होता है, लेकिन आयन समझ में आ गया तो यानी कि उसको आयन में क्या करते हैं, उसको ब्रेक करती है, तोड़ती है। इन किरणों की भेदन क्षमता होती है उसको भेदकर पार करने की क्षमता। जो आपकी कैथोड किरणों थी, जो हमने कल बताई थी आपको, क्या करती है वो, जो आपकी कोई भी एलिमेंट की फॉइल होगी उसको भेद के पार निकल जाएगी, लेकिन इनकी जो भेदन क्षमता है इनकी कैथोड किरणों से कम होती है। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, ये किरणें फोटोग्राफी प्लेट क्या होती है। कभी आपने देखा होगा छोटे, जब पहले हम फोटो खिंचाते थे, अब तो कंप्यूटर से बना के देता है, निगेटिव नहीं आता, लेकिन पहले क्या था, फोटो के साथ निगेटिव होता था, उस निगेटिव से दोबारा फोटो बन जाती थी, वो होती है फोटोग्राफी प्लेट। तो क्या करती है फोटोग्राफी प्लेट को, क्या करती है, उसको प्रभावित करती है, कौन, धन किरणें। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यूट्रॉन की खोज। न्यूट्रॉन की खोज। अब न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई थी, समझिए उसको। जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बमबारी करके न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है। अब देखिए, जो आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, और जो आपका प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे आपका पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव क्या है, क्यों होता है, क्योंकि ये ऋणात्मक कोणों से मिलकर बना होता है। प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित कोणों से मिलकर बना होता है, इसलिए इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन जो आपका न्यूट्रॉन है, ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और ना इस पे नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन को 0n1 से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के नाभिक में
नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब हाइड्रोजन पे केवल एक, देखिए हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 1 होता है और इसका एटॉमिक मास भी 1 होता है, ठीक है। तो जो एटॉमिक मास है वो इसका एटॉमिक नंबर है, इसलिए यहां पे जो न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। क्लियर है। और बाकी आप हाइड्रोजन छोड़कर किसी भी एलिमेंट को देख लो, हर एक एलिमेंट में न्यूट्रॉन की संख्या होती है। अब ये कैसे निकालते हैं इसको हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। इसको आप अभी नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसकी एक इक्वेशन है, देखिए बेरिलियम धातु है आपकी, इसका नंबर होता है 4Be9, ठीक है जी, 4Be9। ये आपका होता है परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, और ये होता है आपका परमाणु भार, परमाणु भार। अब क्या किया, इस पे अल्फा कणों की बमबारी की। अल्फा कण क्या होते हैं, 2He4। अब ये हीलियम भी बोल सकते हो आप इसको, लेकिन हीलियम के स्थान पर हम क्या बोलेंगे, इसको अल्फा कण बोलेंगे। अल्फा कण भी यही है और हीलियम भी यही है। अब जब इसकी बौछार की तो क्या बना, रिएक्शन क्या आएगी आपकी, 6C12। क्या बनेगा आपका, कार्बन बनेगा प्लस 0N1, और यहीं से हमारे न्यूट्रॉन की खोज हुई थी। बात समझ में आई। क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जेम्स चैडविक ने सन 1932 में बेरिलियम धातु पर, बेरिलियम धातु कौन सी आपकी है, क्या नाम है इसका, बेरिलियम, बेरिलियम धातु पर अल्फा कणों की बमबारी करके न्यूट्रॉन की खोज की। न्यूट्रॉन पर कोई भी आवेश नहीं होता है, न्यूट्रॉन को 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर शेष सभी तत्वों के नाभिक में न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखा हुआ 4 नंबर, इसको बोलते हैं हम परमाणु क्रमांक। यहाँ पे जो नीचे नंबर होगा उसको क्या बोलेंगे, हमेशा परमाणु क्रमांक बोलेंगे, और जो ऊपर नंबर होगा वो हमेशा परमाणु भार होगा। और आप हमेशा के लिए याद रखना कि धरती नीचे है और आसमान ऊपर है, ये आपस में अदल बदल हो सकते हैं, लेकिन इनका नंबर आपस में अदल बदल नहीं होगा। जो बड़ा नंबर होगा, यानी कि जो परमाणु क्रमांक है, हमेशा परमाणु भार के लगभग आधे के बराबर होगा, और परमाणु क्रमांक हमेशा नीचे आएगा और परमाणु भार हमेशा ऊपर आएगा। क्लियर है। चलिए अब हम कल आपको दोबारा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में नया टॉपिक। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।